हेलो व्यूअर्स, जब भी बात टीनिया यानी दांत दिनाई की आती है तो सारे लोग सारे मरीज एक ही बात बोलते हैं कि ये या तो ठीक नहीं होता या ठीक होके हमको दोबारा हो जाता है। और कुछ दिनों पहले मैंने इसी टॉपिक पर एक वीडियो डाली थी जिस पर आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे, जैसे कि 5 साल से मुझे फंगल इन्फेक्शन है, सारे टैबलेट्स खा ली, सारी क्रीम्स लगा लिए, फिर से हो जाता है। सर मैं 5 साल से परेशान हूँ, मेरी हेल्प करिए। सर पूरा कोर्स कर लिया, फिर से हो गया। 10 से 15 दिन आराम रहता है और ये फिर हो जाता है। और मुझे 2 साल से है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टीनिया की इसी प्रॉब्लम की ये बार बार क्यों होता है इस पर बात करेंगे। और मैं रियल लाइफ एग्जांपल से, अपने क्लिनिक के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि जाने अनजाने हम लोग दवाओं में ऐसी क्या गलती करते हैं कि ये इन्फेक्शन हमको बार बार होता है। टीनिया के बार बार, दांत के बार बार होने के सिर्फ और सिर्फ 2 कारण, जिसमें से पहला कारण है मेडिसिन रिलेटेड, यानी कि हम जाने अनजाने दवाओं में कुछ ऐसी गलती करते हैं कि ये इन्फेक्शन हमको बार बार होता है। और इस मेडिसिन में 2 तरह की गलती होती है, जिसमें पहली गलती है रॉन्ग मेडिसिन, यानी कि दवाओं में कुछ गलती हो रही है, और दूसरा अंडर मेडिसिन, यानी कि हम कम दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं रॉन्ग मेडिसिन। उसके पहले आप लोग ये छोटी सी एक वीडियो देखिए। यहाँ है और एक जगह आप दिखाएं, पेट पे दिखे, पेट पे भी है, पैर पे भी है। ठीक। और आप लगा रहे हैं ये क्रीम है, ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल, इट्राकोनाजोल, क्लोबेटासॉल, ओमना कार्टिल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पेशेंट वेस्ट बंगाल में अपना इलाज करा रहा था। इसे 6 महीने से दाद है और इसे एक कॉम्बिनेशन क्रीम प्रिस्क्राइब की गई थी जिसमें क्लोबेटासॉल और क्लोबेटासॉल एक सुपर पोटेंट स्टेरॉइड है, साथ में ये ओमना कार्टिल टैबलेट भी खा रहा था। और दाद दिनाई टीनिया में इन दोनों दवाइयों का कोई रोल नहीं है और इनको गलती से भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। पर इसमें इस पेशेंट की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इसको ये दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी, उसे पता ही नहीं था कि ये गलत दवाई का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये छोटी सी एक दूसरी वीडियो देखिए। कब से लगा रही हैं इसको? 25 दिन हो गए। तो इसको लगाते हैं ठीक हो जाता है? 2 दिन 1 दिन ठीक रहा, फिर उसके बाद छोड़ती हैं तो दोबारा हो जाता है? छोड़ देता है तो उसके बाद फिर हो जाता है। यहाँ भी सेम वही गलती है, बस अंतर इतना है कि यहाँ इसे ये क्रीम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, बल्कि इन्होंने खुद दवाई की दुकान से खरीद कर इस क्रीम को लगाया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो स्टेरॉइड वाली कॉम्बिनेशन क्रीम है, जब ये इतने अच्छे से काम करती हैं, ये दांत को तुरंत ख़त्म कर देती हैं, तो क्यों इन्हें लगाने से मना किया जाता है और क्यों इस क्रीम की वजह से ये दाद या दिनाई टीनिया हमको बार बार होता है? तो मैं इसे आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो एक तो आप इन कॉम्बिनेशन क्रीम्स को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, स्टेरॉइड के हर प्रयोग को बंद कर देंगे, और दूसरा आपको भविष्य में कभी भी दाद दिनाई टीनिया परेशान नहीं करेगा। ये हमारी नॉर्मल स्किन है। अब इस नॉर्मल स्किन पर कहीं से फंगस आ गया, वो कहीं से भी आ सकता है, आपके घर में किसी को होगा तो आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है। आपकी स्किन पर फंगस आ गया। अब ये फंगस जिंदा रहने के लिए हमारे स्किन में एक प्रोटीन केराटिन पाया जाता है, उसको खाना शुरू करता है। और जब ये स्किन के केराटिन प्रोटीन को खाना शुरू करता है तो हमारा जो स्किन है वो हमारे इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, उसको ये संदेश देता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, और उस जगह पे हमारा इम्यून सिस्टम आ जाता है। और वो जब देखता है कि यहाँ पर फंगस है तो वो उस फंगस से लड़ना शुरू कर देता है। और जब ये लड़ाई चलती है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होता है, और ईचिंग यानी कि खुजली शुरू हो जाती है। और वहाँ पर और ज़्यादा इम्यून सेल्स यानी लड़ने के लिए सिपाहियों को लाने के लिए वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ लालपन दिखाई देता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे फंगल इन्फेक्शन के पैच में जो जलन, लालपन, खुजली या सूजन पाई जाती है वो फंगस की वजह से नहीं, बल्कि फंगस और इम्यून सिस्टम के बीच होने वाली लड़ाई की वजह से पाई जाती है। तो अब हमें दाद हो गया, हमारा पैच दिखाई दे रहा है, तो हम अब इसका इलाज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सही इलाज क्या है, ताकि गलत इलाज को उससे कंपेयर कर पाएँ। सही इलाज ये है कि हमें फंगस से इन्फेक्शन हुआ है, हम कोई ऐसी दवाई का प्रयोग करेंगे जो उस फंगस को मार दे। ऐसी दवाई को बोलते हैं एंटी फंगल मेडिसिन। लूलिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफाइन इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बाकी नाम को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ, आप सही दवाई ले आए, आपने लगाया, फंगस मर गए। फंगस मर गए तो इम्यून सिस्टम ने लड़ना बंद कर दिया, लड़ाई बंद हो गई तो लक्षण दिखने बंद हो गए, आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई, और ये था सही इलाज।
अब देखते हैं कि गलत इलाज क्या है। फंगल इन्फेक्शन हुआ, आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रीम लाए जिसमें स्टेरॉइड पड़ा हुआ था, आपने उसे लगाया। अब ये जो स्टेरॉइड होता है ये फंगस को मारता नहीं है, ये करता क्या है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बंद कर देता है। यानी कि जो सिपाही लड़ रहे थे फंगस से, आपने उनको किनारे बिठा दिया। अब जब ये लड़ाई ही बंद हो गई तो लक्षण दिखने ही बंद हो जाते हैं। और अब जब आप इस क्रीम को लगा रहे थे, आपने लड़ाई तो बंद कर दी पर आपने फंगस को नहीं मारा, और अब वो फंगस अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। यानी अगर पहले 10 फंगस थे तो अब ये 20 हो गए, और आपको ये लग रहा है कि लक्षण दिख नहीं रहे हैं तो मेरी बीमारी ठीक हो गई, और अब आप वो दवाई इस्तेमाल करना बंद करते हैं। दवाई इस्तेमाल बंद करने के 2 ही 3 दिन में वो इम्यून सिस्टम हमारा फिर वापस आता है, और अब फिर वो फंगस से लड़ना शुरू करता है। और चूंकि अब फंगस संख्या में ज़्यादा हैं तो ये लड़ाई और भयानक ढंग से होती है और लक्षण और ज़्यादा दिखते हैं। इसीलिए जो भी मरीज स्टेरॉयड का विड्रॉल करते हैं उनको जब दोबारा लक्षण मिलते हैं तो वो पहली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। आप फिर जब आपको लक्षण दोबारा मिलते हैं आप भाग के जाते हैं, वही क्रीम ले आते हैं, फिर से लगाते हैं, फिर आप ठीक हो जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर फंगस वापस आता है। यानी यही सीक्वेंस चलता रहता है और आप इसी फंगस और स्टेरॉयड के चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि ये जो कॉम्बिनेशन क्रीम्स हैं इनमें तो एंटी फंगल भी पड़ा रहता है, तो ये एंटी फंगल क्यों नहीं फंगस को मारते हैं? तो प्योर जो एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं उनकी तुलना में जो ये कंबाइंड एंटी फंगल होते हैं इनमें इनकी पोटेंसी बहुत कम होती है, वो फंगस को मारने के लिए सफिशियंट नहीं होते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप सिर्फ ऐसी दवाई का प्रयोग करेंगे जो कि सिर्फ फंगस को मारेगा। बाकी इनमें जो और दो, इनमें तो एंटी बैक्टीरियल भी होता है, जबकि यहाँ बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं, और नहीं तो वो बेवजह आपकी स्किन पर एलर्जी पैदा करते हैं। तो आपको प्योर एंटी फंगल ही इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट है अंडर मेडिकेशन यानी कि कम दवाई। इसको भी हम लोग इसी डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए आपकी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हुआ, एक बार में आपकी स्किन पर 10 फंगस आके बैठ गए, आपने सही दवाई का इस्तेमाल किया, प्योर एंटी फंगल का इस्तेमाल किया, पर उसकी पोटेंसी, उसका पावर कम था। वो मारा तो, लेकिन केवल 6 फंगस को मार पाया और 4 फंगस आपकी स्किन पर रह गए। आपको लक्षण कम दिखने लगे इसलिए आपने दवाई बंद कर दी, जबकि 4 फंगस अभी भी स्किन पर थे। जब दवाई बंद होती है फिर उन फंगस को मौका मिलता है, वो फिर से बढ़ते हैं और फिर दोबारा से आपको दाद हो जाता है। तो अगर आप दाद दिनाई की सही दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पावर, उसकी पोटेंसी एकदम सही होनी चाहिए। और इन दवाओं की पावर या पोटेंसी आपके उम्र, आपका वजन, आपकी बीमारियां, या आपने फंगल इन्फेक्शन में कितना स्टेरॉयड यूज कर लिया है या उसके साथ क्या क्या किया है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कंक्लूजन ये है कि पहले तो आपकी दवाई सही होनी चाहिए, दूसरा उसका डोज सही होना चाहिए, और तीसरा उसका टाइम पीरियड, जितने ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए उतने ड्यूरेशन तक इस्तेमाल करना चाहिए। आपको दुश्मन को पूरी तरह से मार के ही दवाई बंद करनी। मैं सारे स्टेरॉइड्स के नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप उनके प्रयोग से बच सकें, और सारे एंटी फंगल्स के भी नाम लिख दूंगा ताकि आपको प्योर एंटी फंगल परचेज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी पहली गलती, मेडिसिन। अब दूसरी गलती देखते हैं जो कि है हाइजीन। कई बार मरीज आते हैं क्लिनिक में और ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ इलाज करिए कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी में मुझे दोबारा ये बीमारी हो ही ना, परमानेंट इसको ठीक कर दीजिए। पर ये संभव नहीं है, और इसको मैं समझाता हूँ कि ऐसा संभव क्यों नहीं है। कभी भी जब आपका सीजन चेंज होता है तब आपको सर्दी खांसी बुखार होता है, आप दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। पर क्या जब अगले साल सीजन चेंज होता है तो आपको दोबारा से सर्दी बुखार नहीं होता? होता है, क्योंकि उसका जो कारण वायरस है वो उसी सीजन में ज़्यादा एक्टिव होता है, वो वातावरण में मौजूद होता है। अगर आप तक वो पहुंच गया तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक उसी तरह से गर्मी और उमस के माहौल में ये फंगस जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ईजिली ग्रो करते हैं। ये इस वातावरण में रहते हैं, अगर आपके शरीर तक पहुंच गए तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। आप सही भी इलाज कर लीजिए, पूरी तरह से भी ठीक हो जाइए, पर अगर आप दोबारा उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आपको ज़रूर ये बीमारी होगी। हाँ, ये किया जा सकता है कि इनको कांटेक्ट में आने से हम लोग बच सकते हैं। कैसे, हम क्या करें कि ये हमारे कांटेक्ट में आए भी तो हम इस बीमारी से बच जाएं। तो इसका उपाय बहुत आसान है। जब भी गर्मी और उमस का मौसम हो, जैसे अप्रैल से लगभग अक्टूबर तक का जो मौसम है, अगर इस मौसम में आप दोनों टाइम नहा लीजिए
सुबह भी नहा लीजिए और रात के सोने से पहले भी नहा लीजिए, तो 90% तो चांस है कि आपको ये बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि फंगस को ग्रो करने के लिए हमारे शरीर पर पसीना चाहिए। हम लोग दिन भर काम करते हैं, पसीना होता है और उसी पसीने को लेकर सो जाते हैं और फंगस को पूरा माहौल मिलता है ग्रो करने का। तो अगर आप रात को नहा लेंगे तो आप अपने शरीर से पसीना हटा देंगे, जिसकी वजह से इस फंगस को ग्रो करने में दिक्कत होगी। दूसरा आपको ये करना है कि आपको गलती से भी गीला कपड़ा नहीं पहनना है, खास करके इनर वियर तो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। तीसरा आपको ये करना है कि आपको अपना तौलिया, साबुन, बिस्तर ये सब अलग कर लेना है। और अगर आपको फंगस का पैच दिख ही गया तो शुरुआत में ही, जब बीमारी आपकी शुरू हो रही है, उसी टाइम एक प्योर एंटी फंगल क्रीम लाइए, उसको लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। और अगर दाद आपका फैल ही गया तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उसका ढंग से इलाज करा लीजिए। आप कभी भी इन स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन, टैबलेट या क्रीम के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आपकी बीमारी बेवजह लंबी खिंचती है और आप परेशान होते हैं। तो शायद मैं अब तक आपको ये समझा पाया होऊंगा कि ये दाद वाली बीमारी बार बार क्यों होती है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है, कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है, या आप ये सब कर चुके हैं फिर भी आपका दाद नहीं ठीक हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपकी किसी तरह से हेल्प कर रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।